इस कहानी की शुरुआत में साइबेरिया के बहुत ही ठंडे और बर्फीले इलाके को दिखाया जाता है। जहां तक नजर जाती है तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। यहाँ हमें बैकग्राउंड में एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बता रही होती है कि जब वो पैदा हुई थी तो कबीले के एक जादूगर ने कहा था कि ये लड़की मनहूस है। उस जादूगर ने बताया था कि ये जिसके भी करीब जाएगी वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस औरत का नाम साइवा है और बचपन से सुनी ये बात उसे भी कहीं ना कहीं सच लगती है। साइवा इस सुनसान बर्फीले इलाके में एक छोटा सा टेंट बनाकर रहती है और उसके साथ अंजा नाम की एक जवान लड़की भी रहती है। यहाँ हम देखते हैं कि साइवा ने कुछ कुत्ते पाल रखे हैं जिनमें से एक कुत्ता बहुत बीमार हो चुका होता है। दरअसल वो कुत्ता चल फिर भी नहीं सकता, इसीलिए साइवा उसे देती है। वो उसे इस तकलीफ से आजाद कर देती है। हालांकि ये करना उसके लिए आसान नहीं था। टेंट के अंदर साइवा जब एंजा से शिकार पर चलने की बात करती है तो एंजा अचानक रोने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एंजा का अकेलापन है क्योंकि उसने बचपन से इस बर्फ के सिवा और कुछ नहीं देखा। अब इसके बाद ये दोनों अपनी बोट लेकर वहाँ से निकल पड़ती हैं क्योंकि उन्हें अपने कैंप के लिए एक नई और महफूज जगह की तलाश है। सफर के दौरान रास्ते में उन्हें दूर रेलवे ट्रैक पर काम करते हुए कुछ रशियन सोल्जर्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों उन सोल्जर्स को देखते ही छुप जाती हैं और बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि इनके माजी का कोई ना कोई खौफनाक किस्सा इन सोल्जर से जुड़ा हुआ है। बोट का मोटर पहले से ही खराब होता है, इसीलिए इन्हें हाथों से चप्पू चलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। अगली सुबह दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जिसके सामने एक बड़ी चट्टान होती है और समंदर का किनारा होता है। साइवा कहती है कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल बेहतर है और यहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वो वहाँ अपना टेंट लगाती हैं, पर एंजा खुद को बहुत अकेला महसूस करती है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इसी अकेलेपन में गुजरी है। रात होते ही हर तरफ एक गहरी खामोशी छा जाती है और सोते वक्त हम देखते हैं कि साइवा के पास एक भेड़िया का पंजा है। तभी कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ में साइवा की जवानी का वक्त दिखाया जाता है। दरअसल जब साइवा जवान थी तो उसे अपने कबीले से निकाल दिया गया था क्योंकि सब उसे मनहूस मानते थे। तब उसकी मुलाकात आइवर नाम के एक आदमी से हुई जो रेनडियर चराने वाले एक दूसरे कबीले से था। आइवर ने साइवा को अपने कबीले में आने की दावत दी और साइवा ने जल्दी से हाँ कर दी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। आइवर ने ही उसे ये भेड़िए का पंजा तोहफे में दिया था। साथ ही साइवा को एक नई फैमिली भी मिल गई थी, लेकिन तभी साइवा को अपने ख्वाब में वही जादूगर दिखाई देता है जिसने उसे किसी के करीब जाने से मना किया था। इस खौफनाक सपने से साइवा की नींद खुल जाती है और कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। सुबह जब साइवा अपने कुत्तों के साथ शिकार पर होती है तो उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी बर्फ पर अपना भारी सामान घसीट रहा होता है और अचानक थकावट से वहीं गिर जाता है। साइवा दबे पांव उसके पास जाती है और देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है और वो लगभग मरने वाला है। साइवा उसकी जेब चेक करती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो आदमी साइवा का पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी जान बचाने की भीख मांगता है। पहले तो साइवा सोचती है कि इस अनजान आदमी को मार दे, पर ना जाने क्यों वो उसे जिंदा छोड़ देती है। वो उसे घसीटकर अपने टेंट में ले आती है, उसे गर्म कपड़ों से ढक देती है और गर्म पानी से उसका जिस्म साफ करती है, जिसके बाद वो थका हुआ आदमी गहरी नींद में सो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। कुछ ही देर बाद जब एंजा वापस आती है तो बाहर अनजान लकड़ी का सामान देखकर हैरान हो जाती है। टेंट के अंदर अनजान मर्द को देखकर एंजा के जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होने लगते हैं क्योंकि साइवा ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि कोई भी अनजान इंसान दिखे तो उसे वहीं के वहीं जान से मार दो। थोड़ी देर बाद उस आदमी को होश आता है और वो अपना नाम लोकी बताता है। रात को एंजा उसे गर्म सूप पिलाती है और उसकी नजर लोकी से हटने का नाम ही नहीं ले रही होती। दरअसल एंजा ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी मर्द को उतने करीब से नहीं देखा और अब वो उसके बारे में जानना चाहती है। एंजा लोकी को बताती है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो साइवा ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना हम अनजान लोगों को मार देते हैं। अगले दिन जब दोनों औरतें शिकार पर जाने लगती हैं तो लोकी भी टेंट में बोर होने की वजह से उनके साथ बोट में चल पड़ता है। लोकी जब देखता है कि दोनों औरतें हाथों से बोट चला रही हैं तो वो जल्दी से उनके खराब मोटर को चेक करता है और उसे ठीक कर देता है। मोटर के चलने से एंजा और साइवा बहुत खुश होती हैं। साइवा लोकी के पास जाकर बैठ जाती है। ना जाने क्यों साइवा के अंदर का अकेलापन उसे लोकी की तरफ कशिश महसूस करवा रहा होता है। लोकी भी उसके जज्बात को समझने लगता
है। लोकी उन्हें मोटर चलाना सिखाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह तुम्हारा एहसान चुकाऊं। एंजा हंसते हुए कहती है कि तुम हमारे लिए एक रेनडियर का शिकार लाओ तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब इन तीनों के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और माहौल पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। वो तीनों एक साल का शिकार करते हैं, पर लोकी एक जगह खड़ा उन्हें देखता रहता है क्योंकि उसने आज तक किसी जानवर को नहीं काटा। रात को साहिबा और एंजा कच्चा गोश्त खाती हैं, जबकि लोकी अपना गोश्त आग पर पकाकर खाता है। दोनों औरतों को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उन्हें लगता था कि सब कच्चा गोश्त ही खाते हैं। इसके बाद लोकी अपना रेडियो निकालता है और उसमें म्यूजिक प्ले करके सुनने लगता है, जिसे देखकर एंजा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ साहिबा आग के सामने बैठकर एक मछली की इमेज बनाती है और अपने हाथों से टेंट पर शेडोज बनाती है। कुछ देर बाद जब एंजा बाहर बर्फ लेने जाती है तो लोकी और साहिबा टेंट में अकेले होते हैं। साहिबा उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तो लोकी बताता है कि कुछ सोल्जर्स ने उसके गांव पर हमला किया था। सोल्जर्स ने सबको गुलाम बनाकर और उन पर मार्क लगाकर यहाँ बर्फ साफ करने भेज दिया था, जहाँ बहुत लोग ठंड से मर गए। वो किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागा है और अगर पकड़ा गया तो सोल्जर्स उसे मार देंगे। साहिबा उसे कहती है कि एक बार समंदर का पानी जम जाए तो तुम यहाँ से चले जाना क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए खतरा है, लेकिन तब तक लोकी वहाँ रुक सकता है। लोकी आगे बढ़कर साहिबा का हाथ पकड़ता है और उसके करीब आ जाता है, पर तभी एंजा टेंट में वापस आ जाती है और दोनों को इस हालत में देखकर टेंट का माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। हालांकि एंजा जिस तरह से लोकी को देख रही होती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। एंजा लोकी से अपने बालों में कंघी करने को कहती है, जो हमेशा साहिबा किया करती थी। साहिबा अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि उसे ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही होती है। लोकी मुस्कुराता है और एंजा के बालों में कंघी करने लगता है, जो साहिबा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। रात को लोकी उठता है और सोती हुई साहिबा और एंजा को देखता है। उसके दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चल रही होती है। वो फैसला नहीं कर पा रहा होता कि यहाँ रुके या चला जाए। अब सुबह होते ही लोकी अपना वादा पूरा करने के लिए रेनडियर का शिकार करने अकेले ही निकल जाता है, लेकिन शिकार करते वक्त दो रशियन सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों सोल्जर्स उसे बोट में बिठाने लगते हैं तब लोकी बड़ी चालाकी से उन दोनों को वहीं जान से मार देता है। वहीं टेंट में साहिबा एंजा को समझाती कि उसे लोकी के इतने करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक दिन वो चला जाएगा और उसे तकलीफ होगी, लेकिन एंजा साफ लफ्जों में कह देती है कि वो अब लोकी को पसंद करने लगी है। थोड़ी देर बाद लोकी वहाँ वापस आ जाता है। साहिबा गुस्से में कहती है कि मेरी गन ले जाने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लोकी उसे माफी मांगता है और उन सोल्जर की बोट से लाया हुआ सामान और कैंड फूड उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर एंजा बहुत खुश होती है। लोकी और एंजा की ये बढ़ती हुई नजदीकियां साहिबा को अंदर तक चोट पहुंचा रही होती हैं। यहाँ कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि एक दिन साहिबा अपने कबीले वापस आती है, पर वहां आकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि टेंट में सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। वो डर कर टेंट के पीछे जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड आइवर वहां रस्सियों से बंधा हुआ है। जैसे ही साहिबा उसके करीब जाती है तब आइवर इशारे से उसे रुकने को कहता है क्योंकि वहाँ कुछ सोल्जर्स बैठे थे। साहिबा वहीं छुप जाती है, जिसके बाद एक सोल्जर आता है और उसके सामने ही आइवर को जान से मार देता है। ये देखकर साहिबा पूरी तरह से टूट जाती है और वो रोने लगती है, लेकिन अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो ये सोल्जर्स उसे भी मार देंगे। साहिबा भागने की कोशिश करती है पर वही सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ रस्सी करता है। सोल्जर्स के जाने के बाद साहिबा रोते हुए आइवर की रस्सी खोलती है। वो देखती है कि आइवर के हाथ में एक चाकू था जिससे वो रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सी कटने से पहले ही सोल्जर्स ने उसे मार दिया। तभी साहिबा को टेंट में एक बच्ची के रोने की आवाज आती है, जो कि असल में एंजा होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि साहिबा एंजा की सगी माँ नहीं है, बल्कि उसने उसे अकेला बड़ा किया है। उसी वक्त वहाँ सोल्जर वापस आ जाता है और कहता है कि इस जमीन के नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा हक है, तुम्हारा नहीं। सोल्जर धमकी देता है कि हमें मेनलैंड का रास्ता दिखाओ वरना मैं इस बच्ची को मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि साहिबा उन्हें ग्लेशियर क्रॉस करवा रही होती है। जैसे ही चारों सोल्जर्स बर्फ की एक दर्रार के पास आते हैं तब साहिबा रस्सी काट देती है और उन चारों की खाई में गिरकर मौत हो जाती है। पास्ट की इन खौफनाक यादों को सोचकर प्रेजेंट में साहिबा की आंखें नम हो जाती हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और साहिबा कुछ दिन के लिए शिकार पर अकेले चली जाती है। जब वो वापस टेंट में लौट कर आती है तो एंजा उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इन दिनों में एंजा और लोकी एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। एंजा लोकी को बताती है कि इस कबीले में अब सिर्फ वो और साहिबा ही बचे हैं और साहिबा को किसी पर भरोसा नहीं है। रात को तीनों कैंप में होते हैं। एंजा और लोकी साथ बैठे होते हैं, पर साहिबा इन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। साहिबा से इन दोनों की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं होती और वो अपना सामान उठाकर वापस बाहर शिकार पर निकल जाती है। सुबह हम देखते हैं कि साहिबा टेंट के बाहर खड़ी होती है, पर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगने लगता है कि उसकी अपनी ही जगह अब उसके लिए एक अनजान जगह बन
बन चुकी है। अगले दिन लोकी आखिरकार एक रेनडियर का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। रेनडियर को देखकर साइबा बहुत खुश होती है और आगे बढ़कर लोकी को किस कर लेती है। ये देखकर एंजा को बहुत बुरा लगता है और लोकी भी पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाता है। शाम के वक्त एंजा और लोकी अकेले बैठे होते हैं। लोकी कहता है कि हमें साइबा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगले दिन जब साइबा और एंजा बाहर होती हैं, तो एंजा साइबा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एंजा ये भी बताती है कि हम दोनों ने बच्चे की प्लानिंग कर ली है और हम इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि एंजा को एक फैमिली चाहिए और वो इस बर्फ से निकलकर बाकी की दुनिया देखना चाहती है। साइबा उसे समझाती है कि तुम लोकी के बारे में कुछ नहीं जानती, इतना बड़ा फैसला मत लो। पर एंजा कहती है कि लोकी ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है और वो अपना फैसला कर चुकी है। एंजा उसे गले लगाती है, पर साइबा के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि एंजा के इस फैसले से उसे गहरी चोट लगी है। साइबा रोने लगती है क्योंकि उसने भी लोकी से प्यार किया था, पर लोकी ने जवान और खूबसूरत एंजा को चुन लिया। एंजा तो इस बर्फीले अजाब से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी, पर साइबा इस बर्फीले बंजर रेगिस्तान में अकेली रह जाएगी। रात को साइबा टेंट के बाहर अकेली बैठी होती है। टेंट के अंदर से आती उन दोनों की आवाजें उसे तीर की तरह चुभ रही होती हैं। अगले दिन लोकी कहता है कि कल बर्फ पूरी तरह जम जाएगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद लोकी आखिरी बार शिकार पर चला जाता है और टेंट में सिर्फ साइबा और एंजा रह जाती हैं। साइबा ने अब एंजा से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसे देखकर एंजा को दुख होता है। एंजा कल सुबह जाने के लिए खाना और अपना सामान पैक कर रही होती है। एंजा साइबा से एक कुत्ता मांगती है। साइबा मना तो नहीं करती, पर उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। एंजा से उसकी उदासी देखी नहीं जाती और वो पूछ लेती कि क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो, पर साइबा उसे कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद एंजा अपना सामान उठाकर बाहर उस लकड़ी के रोलर पर रखने चली जाती है। तभी साइबा उसे पुकारती है और कहती है कि आखिरी बार मैं तुम्हारे बालों में कंघी करना चाहती हूँ। एंजा ये सुनकर बहुत खुश होती है और कंघी करवाने उसके आगे बैठ जाती है, लेकिन बालों में कंघी करते करते अचानक साइबा के अंदर की नफरत और गुस्सा बाहर आ जाता है। साइबा एंजा के ही बालों को उसके गले में लपेट लेती है और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगती है। एंजा दर्द से तड़पती रहती है और छूटने की कोशिश करती है, पर साइबा पर इसका कोई असर नहीं होता। साइबा तब तक उसका गला दबाती रहती है जब तक कि एंजा की सांसें पूरी तरह से रुक नहीं जाती। दरअसल अकेले रह जाने के खौफ और लोकी को पाने की हवस ने साइबा को पूरी तरह से अंधा कर दिया है। लोकी भी एंजा की खूबसूरती का दीवाना था और उसने साइबा की तरफ देखना ही छोड़ दिया था। यही बात साइबा को अंदर ही अंदर खा रही थी। अब इसके बाद साइबा एक छुरी निकालती और एंजा के चेहरे के चारों तरफ चलाती है। वो बहुत ही बेरहमी से एंजा के चेहरे की चमड़ी को काटकर पूरी तरह से निकाल लेती है। साइबा उस खून से लथपथ का एक मास्क बनाती है और उसे अपने चेहरे पर पहन लेती है। साथ ही वो एंजा के कपड़े भी पहन लेती है ताकि जब लोकी आए तो उसे लगे कि वो एंजा ही है। साइबा को लगता है कि इस जवान चेहरे को लगाकर शायद वो भी खूबसूरत बन जाएगी और लोकी उसे प्यार करेगा। रात को जब लोकी शिकार से वापस लौटकर आता है तो उसे लगता है कि टेंट में एंजा लेटी हुई है। वो अंधेरे में उसे एंजा समझकर उसके करीब आ जाता है। साइबा इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि किसी भी तरह उसके चेहरे से वो मास्क निकल ना जाए, पर उसी दौरान जज्बात में आकर साइबा के मुंह से निकल जाता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये आवाज सुनकर लोकी पूरी तरह से चौंक जाता है। जैसे ही वो गौर से उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एंजा की खाली चमड़ी को साइबा के चेहरे पर चिपका देखकर लोकी डर के मारे बुरी तरह चीख पड़ता है। वो इतना डर जाता है कि बिना कपड़ों के ही टेंट से बाहर निकलकर उस बर्फीले रेगिस्तान में पागलों की तरह भागने लगता है। यहाँ टेंट के अंदर साइबा रोते हुए अपने चेहरे से उस खून भरे मास्क को नोचने लगती है। उसे आखिरकार इस बात का पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उस जादूगर की बात बिल्कुल सच थी। वो वाकई में कर्स्ड और मनहूस है। और इस दिल दहला देने वाले और खौफनाक अजीब मंजर के साथ ये डार्क कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना।